नमस्कार, मैं साधना ठाकुर आपका हर घर पाठशाला में स्वागत करती हूँ। आज हम मानव बस्तियाँ ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आपने मानव बस्तियाँ क्या होती हैं, मानव बस्तियों के प्रतिरूप और मानव बस्तियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, इसका अध्ययन किया। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है classification of towns on the basis of forms and problems of human settlements in developing countries। आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण और विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्याएं। आइए अब मैं आपको इससे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। An urban settlement may be linear, square, star or crescent shaped. Towns and cities of developed and developing countries reflect marked differences in planning and development. While most cities in developed countries are planned, most urban settlements of developing countries have evolved historically with irregular shapes. नगरीय बस्तियाँ रेखीय, वर्गाकार, ताराकार और चापाकार हो सकती हैं। विकसित और विकासशील देशों में नगरीय नियोजन और विकास में हमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। विकसित देशों में नगरीय बस्तियां नियोजित होती हैं, जबकि विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों पर इतिहास का प्रभाव तथा अव्यवस्था देखी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हम लेते हैं इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा को। अदीस का अर्थ है न्यू, अबाबा का अर्थ है फ्लावर, द न्यू फ्लावर। Ethiopian capital established in 1878. The roads radiate from headquarter Piazza, Arat and amidst kilo roundabouts. It is educational center, terminal station and nodal center. इथोपिया की राजधानी 1878 में स्थापित की गई थी और यह शैक्षणिक केंद्र, टर्मिनल स्टेशन और नोडल केंद्र है। अब हम इसके लिए इसका मैप देखते हैं। इस मैप को देखकर हम आइडिया लगा सकते हैं कि विकासशील देशों में नगरीय नियोजन किस प्रकार का है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा का। ऑस्ट्रेलियाज कैपिटल प्लान्ड बाय वॉल्टर बर्ले ग्रिफिन इन 1912। देयर वर 5 मेन सेंटर्स, ईच विथ सेपरेट सिटी फंक्शंस। द सिटी एक्सपेंडेड टू अकोमोडेट सेवरल सैटेलाइट टाउन्स। द सिटी हैज wide open spaces and many parks and gardens। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वॉल्टर बर्ले ग्रिफिन द्वारा 1912 में नियोजित की गई। इसके 5 मुख्य केंद्र थे, प्रत्येक का अलग कार्य था। इस शहर में अनेक खुले क्षेत्र हैं और उद्यान हैं। इसके मैप को देखकर हम आइडिया लगा सकते हैं कि विकसित देशों में नगरीय नियोजन किस प्रकार का होता है। इस तरह हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि विकासशील और विकसित देशों के नगरीय नियोजन में क्या अंतर पाया जाता है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स, नगरीय बस्तियों के प्रकार, जिसमें सबसे पहले है टाउन। द कंसेप्ट ऑफ टाउन कैन बेस्ट बी अंडरस्टूड विद रेफरेंस टू विलेज। पॉपुलेशन साइज इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। फंक्शनल contrasts between towns and villages may not always be clear-cut, but specific functions such as manufacturing, retail and wholesale, trade and professional services exists in towns। नगर की संकल्पना को ग्राम के संदर्भ में हम आसानी से समझ सकते हैं। केवल जनसंख्या का आकार ही मापदंड नहीं होता है। नगरों एवं ग्रामों में कार्यों की विषमता सदैव स्पष्ट नहीं होती, परंतु विशेष कार्य जैसे निर्माण, खुदरा एवं थोक व्यापार एवं व्यावसायिक सेवाएं नगरों में ही विद्यमान होती हैं। टाउन के बाद नेक्स्ट आता है सिटी। अ सिटी में बी रिगार्डेड एज लीडिंग टाउन which has outstripped its local or regional rivals. In other words of Lewis Mumford, the city is in fact the physical form of the highest and most complex type of associative life. Cities are much larger than towns and have a greater number of economic functions.
They tend to have transport terminals, major financial institutions, and regional administrative offices. शहर अग्रणी नगर होता है जो अपने स्थानीय व क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाओं को पीछे छोड़ देता है। लेविस मॉमफोर्ड के शब्दों में वास्तव में शहर उच्च एवं अधिक जटिल प्रकार के सहचारी जीवन का भौतिक रूप है। शहर नगरों से बड़े होते हैं एवं इनके आर्थिक कार्य भी अधिक होते हैं। यहाँ पर प्रमुख वित्तीय संस्थान, प्रादेशिक प्रशासकीय कार्यालय एवं यातायात के केंद्र होते हैं। सिटी के बाद टर्म आती है कॉन्यूर्बेशन। द टर्म कॉन्यूर्बेशन वाज कॉइन्ड बाय पैट्रिक गियर्स in 1915 and applied to a large area of urban development that resulted from the merging of originally separated towns or cities. Greater London, Manchester, Chicago and Tokyo are the examples of conurbation. सन्नगर शब्दावली का प्रयोग पैट्रिक गियर्स ने 1915 में किया। यह विशाल विकसित क्षेत्र होते हैं जो कि मूलतः अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से एक विशाल नगरीय विकास क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो एवं टोक्यो इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट है मिलियन सिटी। इस पिक्चर में आप उदाहरण मुंबई का देख सकते हैं। मिलियन सिटी इज अ सिटी विच हैव पॉपुलेशन ऑफ 1 million. London reached the million mark in 1800. By 1950, there were around 80 such cities. In 2016, there were 512 cities with at least 1 million inhabitants globally. मिलियन सिटी एक ऐसा शहर है जिसकी आबादी 10 लाख है। 1800 ईस्वी में लंदन लाख के निशान तक पहुंच गया। 1950 तक 80 ऐसे शहर थे और 2016 में वैश्विक रूप से कम 1 मिलियन निवासियों के साथ 512 शहर थे। अब हमारे पास नेक्स्ट है मेगालोपोलिस, जो आप इस मैप में भी देख सकते हैं। दिस ग्रीक वर्ड मीनिंग ग्रेट सिटी वाज पॉपुलराइज्ड बाय जेन कॉटमैन in 1957 and signifies super metropolitan region extending as union of conurbation. The urban landscape stretching from Boston in the north to south of Washington in USA is the best known example of a megalopolis. विश्व नगरी शब्द मेगालोपोलिस से बना है जिसका अर्थ होता है विशाल नगर। इसका प्रयोग 1957 में जेन कॉटमैन ने किया। यह बड़ा महानगर प्रदेश होता है जिसमें सन्नगरों का समूह होता है। विश्व नगरी का सबसे अच्छा उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जहां उत्तर में बोस्टन से दक्षिण में वाशिंगटन तक नगरीय भूदृश्य दिखाई देता है, जैसा कि आप इस मैप में अच्छे से देख सकते हैं। इसमें आपको बॉस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर और वाशिंगटन जैसे सन्नगरों का समूह देखने को मिल रहा है। अब आते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक पर, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्याएं। फर्स्टली वी हैव डिस्कस इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिसमें है अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं, जिससे वहाँ पर अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों की जनसंख्या बढ़ जाती है और लोगों को बेरोजगारी और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बड़े बड़े महानगरों में हमें गरीब और अमीर के बीच का अंतर भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स, जिसमें है इंक्रीज इन क्राइम और अनबैलेंस्ड सेक्स रेशो। बेरोजगारी और गरीबी महानगरों में अपराध में वृद्धि करती है और ग्रामीण क्षेत्रों से पुरुष जनसंख्या के अधिक प्रवास के कारण नगरों में असंतुलित लिंग अनुपात की समस्या का भी उद्भव होता है। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स। नगरों में अधिक जनसंख्या के कारण पेयजल आपूर्ति की समस्या भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। बेरोजगारी और गरीबी स्लम्स गंदी बस्तियों को जन्म देती हैं। अच्छी रहन सहन की सुविधाएं न मिलने के कारण लोग स्लम्स और गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर होते हैं। नेक्स्ट है
हीट आइलैंड्स ऊष्म द्वीप नगर वातावरण में ऊष्म द्वीप की तरह कार्य करते हैं क्योंकि इनमें होने वाली गतिविधियां जैसे कारखाने और अत्यधिक परिवहन इन्हें हीट आइलैंड बनाने में सहायता करते हैं। लास्ट समस्या है घरेलू अपशिष्ट निपटान डोमेस्टिक वेस्ट डिस्पोजल। अत्यधिक जनसंख्या के कारण नगरों में यह भी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इस तरह आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल द बेस्ट।